जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, BA BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एनसीसी का पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आए हैं। संपूर्ण एनसीसी को मात्र 2 वीडियो में कंप्लीट करने की जो प्रॉमिस हमने आपसे करी थी भाई साहब, उसी प्रॉमिस के तहत जो है चीज़ों को हम कंप्लीट करा रहे हैं। एक वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, तो क्लिक करके सीधा वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है। और आज की ये दूसरी क्लास है। कोशिश ये रहेगी कि बस यहीं से आपका पूछ लिया जाए, इसके बाद कुछ और पढ़ने की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो बहुत बढ़िया, पार्ट 2 के साथ हम स्टार्ट करते हैं। बहुत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ हम चलेंगे, है ना। बस आप कंप्लीट नोट्स बनाते चलना, बाकी बस समझने की कोशिश ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा देंगे, है ना। आपके माइंड में एकदम चीज़ों को फिट कर देंगे मेरे भाई। ठीक है। जिस विश्वास के साथ आप क्लास ये देख रहे हैं, कोशिश है कि उसी विश्वास पे हम आपके खरे उतरे, है ना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 17 तक हमने करा दिए थे। देखिएगा, 17 तक जो क्वेश्चन कराए थे, आप ये ना समझना केवल 17 थे, उनके अंदर कई फैक्ट के साथ जो है हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताते रहते हैं। चलिएगा, बात करेंगे 18 नंबर के प्रश्न की, है ना। चलो, सांकेतिक चिन्हों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई साहब, भारत सरकार द्वारा किया जाता है, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है, या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, या नन ऑफ देम। तो देखिएगा, सांकेतिक जो चिन्ह होते हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया इनका निर्धारण करता है। सांकेतिक चिन्ह की अगर हम बात करें तो जैसे जिनके संकेतों के माध्यम से चीज़ों को पहचानने की जो कला होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई? एक तरीके से सांकेतिक चिन्ह उन्हें कहा जाता है। फैक्ट के बारे में हम समझें, यहाँ पे थोड़ी सी 2-4 चीज़ें और समझ लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा, सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय है वो भाई साहब जयपुर राजस्थान हो जाएगा। आर्मी के मध्य कमान का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा, सेना के दक्षिणी पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ है भाई साहब? तो जयपुर राजस्थान में है। और आर्मी के मध्य कमान के हेडक्वार्टर की बात करें तो भाई साहब लखनऊ में हो जाएगा। चलेगा, यहाँ से हम एक चीज़ और कंप्लीट करते हैं भाई। एनसीसी का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है ना। और एनसीसी का मुख्यालय अगर हम बात करें यूपी में कहाँ है, तो आप कहेंगे सर लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। 1 से 2 मिनट में लूँगा आपके, बस जल्दी से सुनते चले जाओ। पूरे एनसीसी का जो वेस है, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ आपको चीज़ें कंप्लीट करा दूँ। देखिएगा, राष्ट्रीय जो कैडेट कोर समिति की स्थापना की गई थी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू साहब की अध्यक्षता में की गई थी। एनसीसी का पूरे नाम जो है वो राष्ट्रीय कैडेट कोर है, सबको पता है। स्थापना 1946 में हुई, और ये समिति की स्थापना है 1946 की मैं बता रहा हूँ। साथ ही 15 जुलाई 1948 इसका स्थापना वर्ष माना जाता है। एनसीसी का निदेशालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है, केंद्र में दिल्ली में है। एनसीसी में सम्मान और पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ भाई साहब? तो आप कहेंगे सर 1984 में हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल 1984 में हुआ है। इंग्लिश में नेशनल कैडेट कोर कहते हैं सारी चीज़ों को, है ना। कोशिश मैंने करी है कि जो वेस है वो आपको बता दिया जाए। चलिएगा, पंडित हृदयनाथ कुंजरू साहब का जो नाम है एनसीसी से जुड़ा हुआ है, इसको विशेषता आप ध्यान रखेंगे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 की। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो मुस्लिम शासक था भाई साहब, मोहम्मद बिन कासिम था। ये बात भी याद रख लें, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके एनसीसी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपके सिलेबस में है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है यहाँ पे, नहीं तो मैं नहीं डालता। देखिए, यहाँ से मैंने 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रथम से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। देखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, तो आप कहेंगे सर मोहम्मद बिन कासिम। भारत में मुगल वंश का स्थापना, जो मुगल वंश का जो संस्थापक है तो वो बाबर है। 1526 में जो है बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर का जो पुत्र था, क्या नाम था उसका? हुमायूं, है ना। हुमायूं के बाद अकबर साहब आए, और इसके बाद फिर, है ना, शाहजहां, जहांगीर, इन सब की बात होती है। चलिए, बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1664 ईस्वी में की गई। आप बताएंगे गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम? ठीक है, कौन था ये आप हमें बात कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही हो ना, या थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हो भाई साहब, लाइक कर दो यार, है ना। लाइक कर दो, क्या बिगड़ता है आपका। चलेगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 20 की। योग के प्रमुख अंग हैं भाई साहब, ये क्वेश्चन भी बन सकता है एनसीसी से रिलेटेड, क्योंकि आपको फिट रहना होगा। तो आसन, नियम और प्राणायाम जो है आपके योग अंगों में कहे जाते हैं। चलेगा, बात करेंगे 21 नंबर की। देखो भाई, आप सब ना एग्जाम के लिए बिल्कुल परेशान मत हो, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकता है एग्जाम के लिए बहुत परेशान हो रहे हो कि सर एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कब होंगे। तो ये 16 दिसंबर जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, झांसी की। तो ये जो डेट आई है ना, मुझे लगता है कि लॉजिकली तो मुझे लगता है कि हो सकता है ये पोस्टपोन हो जाए आगे। बाकी
देखिए डेट दी है तो कहीं ना कहीं उस पर विचार किया जा रहा होगा एक बड़े स्तर पर। बाकी जिस तरह से हालात मुझे समझ आ रहे हैं चीज़ों के, है ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में जाएंगे। ठीक है, बाकी अभी तो हम 16 मान के चलते हैं। संडे तक जो है कोई अगर आदेश ऐसा नहीं आता है, कोई लेटर नहीं आता है, तो फिर जो है आपका फिर क्लियर ही मान के चलिए कि फिर 16 से ही है। ठीक है, चलो 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप सुनेंगे। क्वेश्चन सुनो सबसे पहले, किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की गई थी? भाई साहब, राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की जो स्थापना है किसकी अध्यक्षता में की गई थी? मैं आपको बता चुका हूं, हृदयनाथ कुंजरू द्वारा 1946 में की गई थी। 15 जुलाई 1948 एनसीसी का स्थापना वर्ष कहा जाता है। इस बात को भी बेहद संवेदनशील तरीका से आप अपने माइंड में फिट कर लेंगे मेरे भाई। चलिए, कदमों से संबंधी जो प्रश्न है यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, तो मैंने वो भी यहाँ पे लिए हैं, चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, भारतीय संसद में जो एनसीसी का अधिनियम है वो पारित कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर 1948 में हुआ था। ठीक है, चलो ये बात भी आप ध्यान रखना, 1948 में भारतीय संसद में जो है एनसीसी अधिनियम पारित हुआ था। माइंड में आ गया, मैंने सोचा बता दो। देखिएगा, चेतावनी और कार्यकारी आदेशों के बीच कितने कदम छोड़े जाते हैं? तो आप कहेंगे सर 4 कदम जो है चेतावनी और कार्यकारी आदेशों के बीच छोड़े जाते हैं। खुली लाइन चाल में प्रथम एवं अंतिम पंक्ति द्वारा कितने कदम चले जाते हैं? खुली लाइन चाल में प्रथम और अंतिम पंक्ति द्वारा कितने कदम? तो आप कहेंगे सर 1.5 कदम, 1 कदम और फिर एक आधा कदम। चलिए, परेड पर स्क्वाड कितने कदम आगे चलती है? भाई साहब, परेड पर जो स्क्वाड है वो आपकी 15 कदम आगे चलती है। ठीक है, क्या चलती है भाई? 15 कदम आगे स्क्वाड चलेगी, इतना याद रखना। 25 नंबर का प्रश्न है, बाएं घूम के लगातार 2 बार आदेशों के बाद आपका मुंह किस दिशा में होगा? देखिएगा, बाएं घूम आपसे बोला जाता है और लगातार 2 बार ये आदेश आपको दिया जाता है, तो आपका मुंह जो है विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? आपका मुंह विपरीत दिशा में हो जाएगा, क्योंकि एक बार आप घूमेंगे सामने से तो बाएं जाएंगे और फिर एक बार घूम जाएंगे तो फिर पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखिए भाई, क्विक मार्च के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। क्विक मार्च जो है वो तेज चाल से कहा जाता है। इसमें 120 कदम जो है वो रखे जाते हैं, आगे रखे जाते हैं, इतना ध्यान रखना। कमेंट में एक बार जय हिंद वंदे मातरम लिख दो और बता दो जल्दी से वीडियो कैसा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं, है ना। और किस सब्जेक्ट की क्लास आप चाहते हैं, मैराथन चाहते हैं, उस सब्जेक्ट की क्लास के लिए आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और एक बार लिख देंगे जरूर कि यार क्लास कैसी लग रही है आपको। चलिए बात करेंगे युद्ध से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। 26 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ से भी पूछ सकते हैं। देखिएगा, कारगिल युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर 1999, सन 2000, 1970 या 1971 में। भाई साहब, कारगिल युद्ध की बात करें तो 1999 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, उस कुछ क्षेत्र में जिसमें हमारा अधिकार है उसमें जो है पाकिस्तानी घुसपैठिए घुस आए थे। कारगिल जो है भारत के जम्मू कश्मीरी क्षेत्र में हुआ था, है ना, और पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ये युद्ध जो है हमारी सेना ने किया था, है ना। उस समय क्या है, पाकिस्तान की सेना को मुक्की खानी पड़ी थी और क्या हुआ कि हमें कुछ समझौते भी उस समय की जो सरकार है, तत्कालीन सरकार जो उस समय की थी, उसको समझौते भी करने पड़े थे। ठीक है, कुछ संधि हुई थी। देखिएगा, भारत पाक युद्ध की अगर हम बात करें, जी हाँ बिल्कुल, भारत पाक युद्ध की अगर हम बात करें तो ये जो है वो 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था। भारत पाक के मध्य इस युद्ध के फलस्वरूप जो है बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, क्या हुआ था? बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। किसमें? 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। 1965 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा युद्ध विराम इसको कराया गया था। ठीक है, अब इसी तरह अगर देखें भारत चीन का जो युद्ध हुआ था, सुनिए भाई, भारत चीन का युद्ध 1962 में, सबको याद है कि नहीं है बताओ? 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था और चीन ने भारत पर आक्रमण करके काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है वो हथिया लिया था उस टाइम, है ना। लेकिन हमारी जो सेना है उसने बहुत अपनी वीरता का परचम वहाँ पर भी लहरा था उस टाइम, है ना, और चीन की सेना को भी मुक्की खानी पड़ी थी। चलिए, अच्छा एक और बात बताएं। अच्छा, ऐसे हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था, जम्मू कश्मीर स्थित कारगिल क्षेत्र में जो पाकिस्तानी घुसपैठिए घुस आए थे उस टाइम। अच्छा देखिए, ऐसा आज भी ऐसा है कि उस टाइम जो है संधि जब हुई थी तो कुछ क्षेत्र जो है हमारी जम्मू कश्मीर का, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, उसको कुछ क्षेत्र जो है हमें पाकिस्तान को देना पड़ा था उस टाइम जो संधि हुई थी, है ना। तो आप हमें बताएंगे कि जो क्षेत्र हमें पाकिस्तान को देना पड़ा या संधि हुई, तो उसका उनके जो नाम हैं वो आप हमें लिख देंगे। आप हमें बताएंगे भाई क्या नाम है उस क्षेत्र के। ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक बार बता दो जल्दी से।
प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो भाई साहब 1914 में हुआ। 1914 से 1918। और दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 और 45। ठीक है, 1939 और 45। चलिए बात करेंगे अगर प्रथम विश्व युद्ध की। भाई प्रथम विश्व युद्ध एलाइड शक्तियों ने, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, बेल्जियम, जापान, सर्बिया और बहुत सारे जो है वो देश सम्मिलित थे, सेंट्रल पावर्स को इन्हें हराया था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया या फिर हंगरी, टर्की, इन सब के जो बुल्गारिया, ये सब जो है सम्मिलित थे। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो आपको पता होगा, विश्व युद्ध ना बहुत सारे देशों के बीच में होता है, बहुत सारे देशों के बीच में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या था, थोड़ा सा हम बता दें इसके बारे में, जो 1939 और 45 के बीच में जो हुआ था। इस युद्ध में क्या है, एलाइड पावर्स ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका, तो ये सब क्या है, महाशक्ति हैं। ये सब देश जो है, एक्सिस पावर जर्मनी, इटली एवं जापान, इन सबको जो है इन्हें हरा दिया था। तो आपस में इनकी क्या है, लड़ाई वगैरह हो गई थी, है ना। और भारत ने क्या किया, पंचशील सिद्धांतों की जो है स्थापना की थी। ठीक है, चलिए भारत चीन युद्ध 1962 में आपको बता चुका हूँ। चलो जल्दी से आप हमें बता दो, तराइन के जो युद्ध हुए हैं, कौन कौन बताएगा भाई, बताओ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय युद्ध कब हुआ, और पानीपत का युद्ध कब हुआ, प्रथम द्वितीय। तो दोनों जल्दी से लिख दो। ठीक है, हल्दी घाटी का मैं बता देता हूँ, 1576 में हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने राणा प्रताप को पराजित किया था। महाराणा प्रताप की जो पहाड़ियाँ, महाराणा प्रताप को क्या है, पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी उस टाइम। तो जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में एक बार बताओगे। चलिए 28 नंबर के प्रश्न की मैं बात करता हूँ। सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे सर जयपुर हो जाएगा। सर जयपुर जो है सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल याद रखना है सटीकता से। और आर्मी के मध्य कमान का मुख्यालय लखनऊ हो जाएगा। मैं आपको बता भी चुका हूँ, शायद पहले ही क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। अच्छा है, इसलिए दोबारा लिया है ना। चलिए, निरंतर तेजी से बड़ी संख्या में फायर करना क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे सर रैपिड फायर कहलाता है। क्या कहलाता है? रैपिड फायर कहलाता है। रैपिड फायर से मुझे याद आ गई एक चीज़, क्विक मार्च जो है, इसमें तेज चाल जो है, तेज चाल होती है, तेज चाल चलते हैं, 120 कदम जो है वो आगे रखते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी अपने माइंड में याद रख लेना। चलिए 30 नंबर के प्रश्न की मैं बात करता हूं। भारत सरकार ने सुरक्षा सेवाओं में महिलाओं को अधिकारी के रूप में शामिल करने का जो निर्णय लिया, वो 1952 में लिया था। भारत सरकार ने सुरक्षा सेवाओं में महिलाओं को अधिकारी के रूप में जो है वो शामिल करने का निर्णय 1992 में लिया था, है ना। अधिकारी बनने लगी थी उस बात से। 1992 से जो है महिलाएं सेना में अधिकारी बनने लगी थी। मर्चेंट नेवी में देश की प्रथम महिला इंजीनियर जो थी वो सोनाली बनर्जी थी। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे आप। लाइक कमेंट बिल्कुल आपको करना है। ठीक है, लाइक जरूर कर दो यार क्लास को, अगर अभी तक नहीं किया है। जुड़ जाओ, हम आपके पूरे 3 साल काम आएंगे। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं 6 सेमेस्टर जो है अपने सेमेस्टर होंगे, माइनर हो या मेजर हो। कोशिश ये है कि दिन पे दिन चीज़ों को बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 31 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। प्रशिक्षण के लिए कैडेटों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो भाई साहब 5 में, 4 में, 3, 2। तो भाई साहब बात करेंगे राइट की, है ना। तो 3 भागों में जो है प्रशिक्षण के लिए कैडेटों को बांटा जाता है। चलिए, आपने अगर सुना भी होगा, बताओ जल्दी से, जो एनसीसी की तैयारी करते हैं उन सबको पता होगा कि जो कैडेट हैं वो कितने भागों में कैसे बटे होते हैं। देखिएगा, हम आपको बताएं, सीनियर डिवीजन, जूनियर डिवीजन और महिला डिवीजन। ठीक है, सीनियर डिवीजन, जूनियर और महिला। देखिएगा, सीनियर डिवीजन में क्या है, 15 से 26 साल के जो आयु के विद्यार्थी हैं वो होते हैं इनमें, और इनकी अवधि प्रशिक्षण की 3 वर्ष की होती है। ठीक है, इसमें थल सेना विंग, नौसेना विंग और वायुसेना विंग ये सब आते हैं। अच्छा, ईयर विंग, अच्छा एनसीसी में ईयर विंग की जो स्थापना हुई वो 1950 में हुई। इस बात को याद रखना, कब हुई? 1950 में हुई। और याद रखेंगे एनसीसी में जो नेवल विंग की स्थापना हुई 1952 में हुई। कब हुई? 1952 में एनसीसी में नेवल विंग की स्थापना हुई। इस बात को भी अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए, अच्छा एक और बात बताएं, जूनियर डिवीजन जो सेकंड नंबर पे लिखा है, इसको भी हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। 1 मिनट लगेगा, है ना। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि क्लास में एकदम टाइम ले रहे हैं। भाई टाइम नहीं ले रहे हैं, चीज़ें जब तक कंप्लीट नहीं होंगी, है ना, हम सांस नहीं लेने वाले। देखिएगा, जूनियर डिवीजन में जो है 13 से 15 वर्ष की आयु के विद्यार्थी होते हैं। हमने आपको बताया सीनियर डिवीजन में जो है 15 से 26 वर्ष तक के विद्यार्थी होते हैं। सीनियर डिवीजन की जो प्रशिक्षण अवधि 3 वर्ष की होती है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसकी जो प्रशिक्षण अवधि है जूनियर डिवीजन की, वो भी सेम टाइम की होती है। और इसमें भी सेना की जो विंगें हैं वो 3 विंग होती हैं। ठीक है, अच्छा महिला डिवीज़न की अगर हम बात करें तो महिला डिवीज़न
में जो है महिलाओं को जूनियर और सीनियर विंग दोनों होती हैं, उसके 2 भाग होते हैं। दोनों भाग बताऊं, महिला डिवीजन के दोनों भाग बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक है भाई, लिख देता हूं, चलिए, एक है सिग्नल कंपनी, क्या है, सिग्नल कंपनी, कंपनी है ना, कंपनी याद रख लेना। चलिए, दूसरा है नर्सिंग कंपनी, कौन है, दूसरा हो जाएगा नर्सिंग कंपनी। तो भाई इसमें क्या है, जूनियर विंग की प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष की होती है और सीनियर विंग की जो प्रशिक्षण अवधि है वो 3 वर्ष की होती है। जरा इस बात को आप थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, जरा इस बात को गौर कर लीजिएगा। अच्छा, भारत में एनसीसी निदेशालय की बात करें तो टोटल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 17 हैं, आपको पता होगा कितने हैं, 17 हैं। चलिए, ये सब जो मैंने बोला है वो सब यहाँ पे लिखा है, आप चाहें तो आराम से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए, एनसीसी की बात करें अगर हम चौथे नंबर की, कि एनसीसी में जो शिविर हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई, देखिएगा, एनसीसी में आप सबको पता होगा कैंप लगते हैं, शिविर लगते हैं। तो इनके लिए अगर हम देखें तो एनसीसी कैडेट के लिए प्रतिवर्ष कुछ जो शिविर हैं वो आयोजित किए जाते हैं। देखिएगा, एक होता है वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, है ना, इसे एनुअल ट्रेनिंग कैंप कहते हैं। समाज सेवा शिविर, जैसे सोशल सर्विस कैंप कहा जाता है। तो इसी तरह के बहुत सारे कैंप जो हैं आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बस एक बार नज़र रखिएगा। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि बताइए इनमें से कौन एनसीसी का शिविर नहीं है ना, और दे दिया उसने कि 3 नहीं है, 3 है और 1 नहीं है, तो आपको वो पहचानने में हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इन पर फोकस कर लीजिएगा। टाइम कम है ना, इसलिए मैं सोचता हूँ वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाए, आपको और भी सब्जेक्ट की तैयारी करानी है ना। चलिए, बात करेंगे प्रशिक्षण जो शिविर होते हैं, वार्षिक प्रशिक्षण एनुअल ट्रेनिंग कैंप जिन्हें हम कहते हैं। शिविर में क्या है, मुख्य उद्देश्य जो होता है कैडेटों को सामूहिक रूप से A, B और C पाठ्यक्रम में संबंधित प्रशिक्षण देना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए, और हम बात करें अगर वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में ड्रिल किट, लेआउट, क्वार्टर गार्ड, है ना, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित की जाती हैं। शिविर की जो समय सारणी है आपके सामने भाई लिख दी है हमने, है ना, कि जो इनका रिवेले होता है, रिवेली, उसको जगाने का विगुल कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीसी में जो जगाने का विगुल है उसको क्या नाम है उसका, तो आप कहेंगे सर रिवेली है। क्वेश्चन भाई कैसा भी बन सकता है, आप बस समझ लो, रिवेली उसे हम कहते हैं। पहली वीडियो अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी हम पिन कर देंगे। और बाकी बहुत सारी जो क्लासेस अपने परिवार VSC एमएस शिवम पर अवेलेबल हैं, चाहे हम बात करें आपकी फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, या फिर जनरल साइंस की, या अदर जो आपकी माइनर है या फिर मेजर है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, मैथ है ना, तो उन सब की जो क्लासेस हैं अपने परिवार पर अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट एक बार आप विजिट करें, ऐसा ना सोचना कि ये पुरानी क्लासेस हैं, है ना, सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेना, बाकी नई क्लासेस भी हम आपके लिए ला रहे हैं। देखिएगा, रिवेली जगाने का जो बिगुल होता है 6 बजे ये बजता है भाई, है ना। ड्रिल की बात करें 6:30 से 7:10 तक ये हो जानी चाहिए। नाश्ते का टाइम है भाई 7:10 से 8:10 तक। अब कुछ स्टूडेंट ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सर अगर हम 7 बजे से लेके 7:10 से लेके 8:10 तक अगर नाश्ता नहीं कर पाए, नहीं मिलेगा, है ना, तो आप भाई डिसिप्लिन में तो आपको रहना ही पड़ेगा ना। आप अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं, ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें डिसिप्लिन का बेहद महत्व है, और अगर आप वो डिसिप्लिन में अगर आप नहीं रह रहे हैं तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। चलिए, प्रशिक्षण के टाइम की बात करें तो 8:10 से 10:05 तक ये होता है ना। चाय अवकाश जो है आपका 10:30 से 11:30 तक, 10:50 से लेके क्या है आपका 11:30 तक जो है आपका ये होता है, चाय अवकाश होता है भाई। अच्छा, आप एक बात बताओ मैं, है ना, 40 मिनट का ये चाय अवकाश होता है। चाय ज़रूरी होती है क्या चीज़, है ना, आप बताओ, चाय से नुकसान होते हैं क्या, या फिर चाय से फ़ायदा होती है, जल्दी कमेंट में बताएंगे हमें, ठीक है। हम आप सबके कमेंट पढ़ते हैं भाई, एक बार कमेंट में लिख दो कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आप समझ रहे हैं चाय से रिलेटेड। चलिए, दोपहर के भोजन की बात करें तो 11:30 से क्या है आपका 2:30 तक जो है आपका हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसका टाइम टेबल रहता है ना। चलिए, BSc एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सबके हित में, आप सब के लिए हमेशा से तत्पर रहा है और तत्पर रहेगा, है ना। आज तक एक पैसा ना लिया है, ना कोई क्लास प्राइवेट करते हैं, ना कोई हम एप्लीकेशन लाते हैं, ना ही इन फ्यूचर लाएंगे। पूरा सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं। BSc एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में एनसीसी को हमने बोला था कि मात्र 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे मैराथन ला करके, तो आपको कंप्लीट किया है। बाकी टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो क्वेश्चन मुझे और देने होंगे वो मैं आपको वन लाइनर के फॉर्म में
टेलीग्राम चैनल पर अपने अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो उनको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे तो जनरल साइंस हो, है ना, सिलेबस कैसा है, मॉडल पेपर कैसा रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, बहुत चीज़ें हम पढ़ाते हैं आपको। फूड न्यूट्रिशन, इसके बहुत सारे टेस्ट हमने आपको लगवाए हैं। साथ ही बात करें संतुलित आहार क्या है, पोषण क्या है, पोषक तत्व, विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल, वसा, है ना। आप जल्दी से क्या करो, प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लो और देख लेना भाई। फूड न्यूट्रिशन की अलग बनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अलग है, जनरल साइंस की अलग है, तो सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बनाई है हमने। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो एक बार लिख दो कि भाई अच्छी लगी, है ना। इससे हमें भी क्या है, मेरा भी मनोबल बढ़ जाए और मैं आगे जो है आपके लिए अच्छी क्लासेस आपको लेकर के आ पाऊँ। उम्मीद है कि आप सबने खूब अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।